हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका किशोर एजुकेशन पॉइंट में। एजुकेशन पॉइंट कुरान के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, इस पे हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत कर रहे हैं अपने चैनल पे। हालांकि दुनिया में तो बहुत पहले से ऑनलाइन एजुकेशन फैला हुआ है, लेकिन हम लोग पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ का आज पहला लेक्चर होगा जिसमें कि हम नंबर सिस्टम को जानेंगे। और नंबर सिस्टम हमारे मैथ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। अब नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पढ़ते हैं संख्याओं को वर्गीकरण, सम्मिश्र संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। बहुत सारे ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग सुने तो हैं लेकिन अच्छे से उसको जानते नहीं हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले संख्याएं कहते किसको हैं? संख्याएं वे गणितीय संकेत हैं जिसे हम किसी चीज का मापन या उसकी हम गिनती करते हैं। उसको डिनोट करने के लिए जिन संकेतों का यूज करते हैं हम लोग, उन्हें हम लोग संख्याएं बोलते हैं। 0 से 9 तक अंकों की चीजें होती हैं और उनको इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार के रूप में लिखा जाए, उनको हम लोग संख्या बोलते हैं। अब ये जो संख्याएं हैं सबको मिलाकर के सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? तो सम्मिश्र संख्याएं एक सम होता है। सम्मिश्र संख्या का मतलब एक सम। किसका किसका सम? तो सम है आपके वास्तविक संख्या का, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को मिलाकर के ही हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसे a प्लस IB के रूप में लिखा जाता है, जहां पर कि I का मतलब काल्पनिक संख्या है, a और b दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि जिस संख्या को a प्लस IB, जहां पर कि I इमेजिनरी नंबर है, इस रूप में लिखा जाए, उन संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सभी सम्मिश्र संख्याओं में हम लोग दो भाग कर सकते हैं, एक वास्तविक संख्या का और एक काल्पनिक संख्या का। वास्तविक संख्या वे होती हैं जिनको संख्या रेखा पर दिखाया जा सके। जिन संख्याओं को नंबर लाइन, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, ऐसी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा क्या होता है? एक लाइन होती है, इस लाइन पे ढेर सारे आप नंबर लिखेंगे, मिडिल पॉइंट में आप 0 लिखते हैं। इसके इधर निगेटिव संख्या होती है -1, -2, -3 करके। इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है, +1, पॉजिटिव में 2, पॉजिटिव में 3। ये सब वैल्यू जिस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट की जाती हैं, ऐसे लाइन को हम लोग नंबर लाइन या संख्या रेखा कहते हैं। और संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक कहेंगे। बात आती है कि काल्पनिक संख्याएं किसे कहेंगे? फिर काल्पनिक संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये सिर्फ हम इमेजिनेशंस कर सकते हैं, ये हम सिर्फ सोच सकते हैं, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसकी डिफिनेशन होगी, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता, संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जाता, उन संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसे I से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर I² की वैल्यू -1 है तो I की जो वैल्यू होगी वो रूट में -1 होगी। I की मतलब यहाँ पे आयोटा होता है। आयोटा एक नाम है जो काल्पनिक संख्याओं के लिए यूज किया जाता है। I की वैल्यू रूट में होगी और माइनस में होगी। ऐसी संख्याएं जो रूट में हो और ऋणात्मक हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो सम्मिश्र संख्याओं के दो भाग हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिनको हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकें, और काल्पनिक संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। दोनों के हम सम को, दोनों को मिला करके हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। अब हम लोगों को ये वाला पार्ट पढ़ना ही नहीं है काल्पनिक संख्याओं का। कहीं कहीं पे आता है द्विघात समीकरण करके, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। वहां पे जब रूट के अंदर कोई वैल्यू आती है, काल्पनिक हो जाती है, तो उस चीज को हम सॉल्व नहीं करते, तो वहां पे थोड़ा सा इसका यूज आएगा। बाकी हम लोग इस चीज का यूज करेंगे वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याओं, अगले पेज पे चलते हैं जहां वास्तविक संख्याओं की क्लासिफिकेशन देखेंगे। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक दशमलव और एक पूर्णांक। डेसिमल्स क्या होते हैं, दशमलव क्या होते हैं, देखिएगा।
दशमलव वे संख्याएं हैं जो कि पूरी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर हमने लिखा 1 और फिर पॉइंट करके हमने लिख दिया 5। दशमलव का मतलब कि संख्या के बीच में कहीं ना कहीं दशमलव आपको देखने को मिलेगा। अधूरी संख्या होती हैं, पूरी नहीं होती। और दशमलव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। दशमलव के अगर प्रकारों की अगर हम बात करें तो 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहला दशमलव का प्रकार हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। शांत, टर्मिनेटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव क्या होता है? ऐसे दशमलव प्रसार जिसमें कि दशमलव के बाद के आने वाला जो अंक होता है, कुछ अंक तक जाएगा वो मान और उसके बाद में वो स्टॉप हो जाएगा, फिर 0 0 रिपीट होना शुरू होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिखा 7.5। अब इसके बाद में कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें रिपीटेशन का जो नंबर है वो 0 है, दूसरा कोई नंबर नहीं आ रहा है। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, अशांत आवर्ती, दूसरे टाइप का क्या नाम लिखेंगे हम? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीटिंग कहेंगे, इसे रिपीट होता है इसलिए इसे हम लोग रिपीटिंग भी नाम देते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे कि हमने 3.3 लिखा और ये संख्या बार बार ऐसे 3 रिपीट होती चली जा रही है, तो ये जो नंबर रिपीट हो रहा है ये रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो हम इसको इस प्रकार से न लिख करके इसको छोटे में लिखते हैं। छोटे में लिखने का मतलब कि हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि ये संख्या हमेशा आएगी, अनंत टाइम तक आएगी। जब संख्या रुक नहीं रही है, बार बार आती जा रही है, तो इस प्रकार के दशमलव को हम लोग अशांत नाम देते हैं। जब वही संख्या बार बार आएगी, इस वजह से इसे हम आवर्ती कहते हैं। दशमलव में एक टाइप ये था कि 7.5 के बाद में 0 वाला नंबर आ रहा था केवल, तो हमने बोल दिया कि हाँ अंक हमारा यहीं तक है, इसके बाद ये शांत हो गया। अशांत आवर्ती में हमने क्या देखा कि हमारे दशमलव के बाद का जो अंक है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कहां तक रिपीट होगा? इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होगा। तो जब दशमलव के बाद नंबर रुकता नहीं है तो अशांत वर्ड यूज करते हैं, और बार बार वही नंबर आता है तो आवर्ती वर्ड यूज करते हैं। तो दशमलव का ये सेकंड टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप कौन था आपका? शांत, दूसरा अशांत आवर्ती। एक थर्ड टाइप भी यहां पर है जिसे हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं होगा। समझते हैं कैसे? जैसे कि हमने एक नंबर लिखा रूट में 2। आपको रूट की 2 की वैल्यू अगर भागविधि से निकालने के लिए बोल दी जाए तो आप जब पॉइंट में उसको निकाल कर लेके आओगे तो 1.414 करके आएगा। उसके बाद नंबर्स आते रहेंगे और फिक्स नंबर्स नहीं होंगे कि हाँ यही नंबर आएगा, और ये फिनिश भी नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होता चला जाएगा। दूसरा तीसरा चौथा नंबर आएगा, फिक्स नहीं है कौन सा नंबर आएगा। रिपीटेशन होंगी लेकिन वही नंबर नहीं आएगा। तो रूट 2 की वैल्यू की अगर बात करें तो हम 1.414 और डॉट 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 करके अनंत तक लिखेंगे। तो ये संख्याएं ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो ये दशमलव के बाद तो बार बार आ रही हैं, लेकिन वही चीजें नहीं है, अलग अलग ना आ तो रही है लेकिन वही नंबर नहीं है। इस कंडीशन में इसे हम लोग अनावर्ती बोलते हैं। अच्छा, रूट 3 की अगर हम बात कर लें तो इसकी भी वैल्यू निकालने पर आएगा 1.732, और ये बढ़ता हुआ ये भी आगे की ओर जाएगा और इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, लेकिन कौन सा नंबर आएगा हमको नहीं पता है। नहीं रुक रहा है उसके लिए तो हमने अशांत वर्ड यूज किया। कौन सा नंबर आ रहा है हमको नहीं पता है, इसलिए हमने अनावर्ती शब्द यूज किया। अनावसानी करके एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है इसके लिए, अनावसानी। हम लोग अनावर्ती भी कर सकते हैं। पाई की वैल्यू की बात कर लो, पाई की वैल्यू होता है 3.1415 और ये भी कहां तक जाता है? इनफाइनाइट टाइम तक। कंप्यूटर से भी इस वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं हो पाई है अभी तक फाइनल की, कहां तक ये मान जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि दशमलव में 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक शांत होने वाला दशमलव जिसमें दशमलव के बाद का अंक स्टॉप हो जाता है, 0 केवल रिपीट होता है। दूसरे में ये अशांत होता है, मतलब कि कहीं रुकता नहीं है, लेकिन कौन सा नंबर आएगा ये फिक्स होता है, इसलिए हम लोग इसे आवर्ती बोलते हैं। अशांत अनावर्ती की बात कर ले तो दशमलव के बाद का जो नंबर होगा वो रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा, आता रहेगा, लेकिन कौन सा अंक आएगा ये भी पता नहीं होता। इस हिसाब से हम लोग इसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। दशमलव के 3 टाइप आपने देखे, शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अब हम बात कर रहे हैं पूर्णांकों की।
ये वास्तविक संख्याओं का पहला टाइप था। हम बात करेंगे अब पूर्णांकों की कि पूर्णांक में कौन कौन सी चीजें हैं। तो पूर्णांक में भी 3 प्रकार हैं। पूर्णांक का अर्थ होता है पूरा अंक। पूर्णांक का अर्थ होता है पूरा अंक, पूरा पूरा अंक रहेगा यहाँ पे। देखिए हम कौन कौन सी चीजों की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं पहला, इसमें जो पहला टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक जानिएगा। वे संख्याएं जो पूरी हों और माइनस में हों, और ये संख्याएं होती हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक। ये एटलीस्ट सबसे लास्ट का नंबर है, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। इसके बाद में सेकंड वाला है तो जिसमें कि 0 लेते हैं हम लोग, और 0 में प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे हम दूसरा लेंगे 0। दूसरा इंटीजर कौन है? 0 है। इसमें हम लिखेंगे कि प्लस माइनस का कोई महत्व नहीं है। अब अगर हम बात कर लें तीसरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। और जो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, वो इसी के आगे चलता है। सबसे पहले माइनस इनफाइनाइट, फिर -1 तक आया, फिर उसके बाद 0 आया। 0 में हमने देखा कि प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो उसके बाद आता है प्लस के आगे वाली वैल्यू, +1 से लेकर के कहां तक? इनफाइनाइट तक। +1 लिखे चाहे ना भी लिखे, यहाँ पे -1 लिखा था, ये +1 से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 से धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। धनात्मक पूर्णांकों को एक अलग से नाम दिया जाता है और वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। धनात्मक पूर्णांक को एक अलग से नाम देते हैं हम लोग नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, ये संख्याएं नेचुरल कही जाती हैं। और अगर हम इन दोनों नंबरों को मिला देते हैं, किसको किसको? एक 0 को और एक धनात्मक पूर्णांक को, तो इनको पूर्ण संख्या बोलते हैं हम लोग। समुच्चय बनता है इनका। 0 शामिल कर देने से धनात्मक पूर्णांक के साथ में ये संख्याएं पूर्ण कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं 0 शामिल करके बोला जाता है। ऐसे किताब में एक फोटो दिया है कि एक बोरी में प्राकृतिक संख्याओं को रखा गया और उसमें एक 0 लाकर किसी लड़की ने ऐड कर दिया, उसमें 0 डाल दिया, तो अब पूरा जो समुच्चय बनेगा वो किसका होगा? पूर्ण संख्याओं का होगा। यानी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी और साथ में 0 भी शामिल रहेगा। 0 शामिल कर देने से धनात्मक पूर्णांक के साथ वो संख्याएं टोटल पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर इंग्लिश में, होल नंबर्स। तो एक छोटे तौर पे संख्याओं का वर्गीकरण हमने देख लिया। क्या वर्गीकरण देखा कि वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक दशमलव की संख्याएं और एक पूरी संख्या। ये अधूरा अंक हो, पूरा अंक। अधूरे अंक में जो दशमलव है वो 3 टाइप के होंगे। दशमलव 3 टाइप के होने का मतलब ये है कि उनके अलग अलग प्रकार हैं। एक शांत दशमलव है जो दशमलव के बाद रुक जाता है, एक अशांत आवर्ती है जो दशमलव के बाद रुकता नहीं है लेकिन क्या आता है बार बार, ये फिक्स होता है। और एक टाइप है अशांत अनावर्ती का, जिसमें कि कौन सा नंबर आएगा ये नहीं पता होता और ये स्टॉप भी नहीं होता। हमने धनात्मक पूर्णांक 0 और ऋणात्मक पूर्णांक तीनों को देखा। 3 प्रकार के हमने यहाँ पे इंटीजर की बात कर ली। 0 है एक और हमारे साथ प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं या फिर बोले तो हम धनात्मक पूर्णांक, ये 3 प्रकार के हमारे पूर्णांक हो गए। तो हमने क्लासिफाई कर लिया सबको। अब स्पेशल बात इसमें क्या है जरा वो समझिएगा कि हमने 6 प्रकार देखे। यहाँ पे हमने कितने प्रकार देखे? 6 प्रकार देखे। 6 प्रकारों में से हम आपको जरा समझाते हैं। आपने सुना होगा परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या एक होती है। परिमेय संख्याएं उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम भिन्न के रूप में यानी कि बटे के रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर। कुछ लोग क्लासिफाई करते हैं जब रेशनल नंबर को, मतलब रियल नंबर को, तो उसने 2 पार्ट में बांट दिया है, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। हम समझाते हैं अभी इसको इससे रिलेट करके पढ़ना है। एक है आपके पास अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर।
अगर नंबर को आप p बाई क्यू के रूप में डिनोट कर पा रहे हो, अगर कोई हमारे पास संख्या है और उसको आप बटे में लिख पा रहे हो, p बटे क्यू के रूप में आप उसे प्रदर्शित कर पा रहे हो, तो उन संख्याओं को हम परिमेय कह सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास एक नंबर है 7 बटे में 8, तो दो नंबर हैं जिनको बटे के रूप में लिखा गया है। अगर हम बोले आपके पास नंबर है 4, तो 4 के बटे में आप 1 लिख सकते हो। तो ये नंबर जो बटे के रूप में लिखे जाते हैं इनको परिमेय कहा जाता है। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा या फिर परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या होगी, पहले वो जानते हैं। हम लिखेंगे जिन वास्तविक संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सके। जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जस्ट उसी के अपोजिट होंगी ये। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अभी एग्जाम्पल में हम समझाते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि हम √2 को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, √3 को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ये नंबर हम कभी भी बटे के रूप में नहीं लिख सकते। तो इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। जबकि हमारे 7, 8, 9 ऐसे जो नंबर्स हैं ये सब हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो इन संख्याओं को परिमेय कहेंगे। जरा सुनिएगा, ये तीनों के तीनों जो आपके पूर्णांक हैं, पूरा का पूरा पूर्णांक, इन सबको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सब के सब किस में आ सकते हैं, परिमेय में। इधर देखिए जरा, यहां पर 3 चीजें आपने देखी, ये दोनों के दोनों बटे के रूप में लिखे जा सकते हैं, यानी कि इनको हम लोग परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, इनको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ये जो अकेला है यही एक संख्या है जो कि अपरिमेय का रूप धारण करता है। अगर अपरिमेयता पहचाननी है तो आप ये पहचानो कि उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। इनको कभी भी बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो समझिएगा कि वास्तविक संख्या में दशमलव है, पूर्णांक है, दशमलव में शांत और अशांत आवर्ती को हम बटे में लिख सकते हैं, पूर्णांक में तीनों पूर्णांकों को हम बटे में लिख सकते हैं। तो ये सब के सब कैसे होंगे, परिमेय संख्याएं। और ये अशांत अनावर्ती वाला जो तरीका है ये बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये कैसा है, इरेशनल है, अपरिमेय है। समझ गए आप, याद रखिएगा। परिमेय अपरिमेय से जो भी कॉन्सेप्ट आएगा सब यहीं से क्लियर हो जाएगा। पूर्णांक के अंदर संख्याएं जो आती हैं पूर्ण वाली, पूर्ण के अंदर पूर्णांक नहीं आते, पूर्णांक के अंदर पूर्ण आता है। पूर्णांक में निगेटिव वैल्यू भी है, जबकि पूर्ण में 0 और पॉजिटिव वैल्यू है। पूर्ण में निगेटिव की कोई बात ही नहीं होती। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? तो संख्याओं का एक तरीके से हमने ये नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन देखा। हम आइए आगे देखेंगे कि सम संख्या विषम संख्या किसे बोलते हैं, सहभाज्य, भाज्य और अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, उनका क्लासिफिकेशन भी हम आगे देखेंगे। हम बात कर लेते हैं आगे भाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, सम विषम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है, वीएन नंबर्स। और इसी के साथ में हम लोग विषम संख्याओं को भी बात कर लेंगे। यहाँ पे विषम संख्याएं, इनको ऑड नंबर कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं कि सम संख्या और विषम संख्याएं क्या क्या होती हैं। अगर हम बात करें सम संख्याओं की, तो सम संख्याओं का मतलब होता है जिन्हें या फिर जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। विभाजित नहीं बात कर रहा, पूर्णतः बोल रहा, पूर्णतः विभाजित हों, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सके, उन्हें ही क्या कहा जाएगा, सम संख्याएं बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे नंबर 2 से
डिवाइड हो जाएंगे पूरे पूरे, तो इन संख्याओं को हम लोग बोलेंगे सम संख्या। विषम संख्याएं किन्हें कहेंगे? विषम संख्या जस्ट उसका अपोजिट, जिन्हें या फिर जो से स्टार्ट करो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन संख्याओं को हम लोग विषम संख्याएं कहेंगे। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। डिवाइड होने का मतलब पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे। हमने बोला सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या उन्हें कहा जाएगा जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, और विषम संख्या किन्हें कहेंगे? जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होते। अरे सम विषम के लोचे में लोग बहुत परेशान रहते हैं। आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 0 बताओ कैसी संख्या है, सम है कि विषम संख्या, तो प्रॉपर्टी होती है इसकी तीन प्रॉपर्टी है। अगर आपने सम संख्या में सम संख्या ऐड कर दिया तो रिजल्ट में आपको सम संख्या मिलेगी। विशेषताएं हैं इसकी। अगर हम किसी सम संख्या में किसी विषम संख्या को ऐड कर दें तो रिजल्ट आपको विषम संख्या के रूप में प्राप्त होगा। अगर हमने किसी विषम संख्या में विषम संख्या को ऐड कर दिया, उस कंडीशन में रिजल्ट हमको सम मिलेगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि क्या 0 एक सम संख्या है? इसी को हम लोग समझेंगे, 0 एक सम संख्या है कि नहीं है, यही क्वेश्चन मार्क है। तो हम मान लेते हैं एक तरीके से, माना 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, हमने ये मान ली अपने से। फिर सम 2 प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं आता है, तो यहां पर हम रख करके उसको यूज करके चेक करते हैं। एक सम हमने 0 रख लिया, यहां पर भी सम के लिए हमने 0 रख लिया। सम माना हुआ तो सम के प्लेस पे से रख देते हैं, और फिर विषम संख्याओं और सम संख्याओं में से एक संख्या को उठा के वहां पर रखेंगे। सम को सम से प्लस करना था, सम को हमने 2 लिया, यहाँ पे सम में प्लस कर दिया, तो रिजल्ट हमको 2 मिला, जो कि रिजल्ट हमारा एक सम है। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई कर रहा है। हमने सम में विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त किया था, यानी कि सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा। तो एक विषम संख्या यहाँ पे ले लेते हैं 3, और 3 को हमने यहाँ पे ऐड किया 0 के साथ में, तो हमें रिजल्ट 3 मिला, यानी कि ये भी किस प्रकार का नंबर है? विषम नंबर है। यानी कि विषम मानने पर, सम मानने पर ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो रही है, ये वाली भी हो रही है। यानी कि सम जोड़ेंगे तो सम मिला, विषम जोड़ेंगे सम में तो विषम मिला, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। जब हम इसको विषम मानेंगे, आइए मान लेते हैं 0 को एक विषम मान लेते हैं। माना 0 एक विषम संख्या है। अब यहाँ पे मानते हैं, माना 0 एक विषम संख्या है। हमने जब 0 को सम माना तो ये दोनों प्रॉपर्टी परफेक्ट प्रूफ हो गई हमारी। अब हम 0 को एक विषम संख्या मान लेते हैं, तो इन दोनों प्रॉपर्टी में इसको रखेंगे। सम संख्या हमने 2 ले लिया, उसमें विषम संख्या को 0 रखा, तो रिजल्ट हमको 2 मिला। वो रिजल्ट कैसा होना चाहिए था? विषम, जबकि रिजल्ट कैसा है? सम। यानी कि पहली प्रॉपर्टी हमारी गलत प्रूफ हो गई। क्या मानने से? 0 को हमने विषम माना। यहां पर भी विषम रखो 0 को, और एक विषम संख्या इसके में ऐड करो। मान लो कि हमने 3 ऐड कर दिया, तो रिजल्ट में हमको 3 मिला। 3 कैसी संख्या है? सम तो है नहीं, हमको सम चाहिए था। रिजल्ट कैसा मिला? हमको विषम मिला। यानी कि जब हम 0 को विषम मान करके इन दोनों जगह रखते हैं, तो ये विषम और सम प्राप्त होने वाली जो प्रॉपर्टी है वो गलत हो जा रही है। जब हमने 0 को सम माना तो उस कंडीशन में ये दोनों प्रॉपर्टी, पहली वाली और दूसरी वाली, एकदम परफेक्ट हो रही है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है। इस बात का याद रखिएगा आप लोग। 0 कैसी संख्या है? सम संख्या। तो आपको ये दोनों बातें समझ में आएगा कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या का मतलब कि जिन संख्याओं को 2 से काटे और पूरा पूरा कट जाए। विषम संख्या का मतलब जिन्हें हम 2 से काटे और पूरा पूरा न कट पाए, उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? विषम बोलेंगे। आइए चलिए अगले पेज पे चलते हैं, जहां पे हम जानेंगे कि भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्याएं,
भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। और इसके साथ में एक और चीज आएगा, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं और दूसरी अभाज्य संख्याएं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। इन दोनों संख्याओं के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले गुणनखंड की बात करते हैं। आपको गुणनखंड समझना होगा। जैसे कि मैंने 2 को डिवाइड किया तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into 1 या फिर 1 into 2। हमने 3 को तोड़ा तो हम लिख सकते हैं 3 into में 1 लिख सकते हैं। हमने 4 को तोड़ा यहाँ पर तो 2 into 2 into 1 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये जो नंबर होते हैं इनको हम लोग गुणनखंड कहते हैं। यानी हम क्या कहते हैं? गुणनखंड। उनके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? नॉर्मल भाषा में ये समझें कि उनको डिवाइड करने वाले नंबर कौन हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 8, तो इसको डिवाइड करने वाला 1 भी डिवाइड कर सकता है, इसको 2 भी डिवाइड कर सकता है, इसको 4 भी डिवाइड कर सकता है, इसको 8 भी डिवाइड कर सकता है। ये चारों नंबर इसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके गुणज हैं ये चारों नंबर, कहीं ना कहीं करेंगे, उसको मिलेंगे ये चीजें। चलिए अब हम बात करते हैं कि गुणनखंड आप जान गए हो। गुणनखंड किसको बोलते हैं आपने जाना भी। चलिए आइए देखें आगे। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अब यहीं से हम समझेंगे। कोई हमारे पास एक संख्या है, उसके पास गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। उसके पास गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। जिन संख्याओं, अब जिन संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसका मतलब यह है कि उसको काटने वाली संख्या 2 से ज्यादा है। एग्जाम्पल देखना, जैसे कि हम 4 को ले रहे हैं, एग्जाम्पल समझ सेट कर रहे हैं यहाँ पे 4। तो 4 को बच्चा काट कौन सकता है? तो 4 को 1 के द्वारा भी काटा जा सकता है, 4 को 2 से भी काटा जा सकता है, 4 को 4 से भी काटा जा सकता है। तो इसके टुकड़े हम करने चाहें तो 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। इसको काटने वाले 3 ठो नंबर है, यानी कि 2 से ज्यादा है। अगर हम 8 की बात करें तो 8 को कौन कौन काट सकता है? तो 8 को अभी बताया 1 काट सकता है, 2 काट सकता है और 4 काट सकता है, साथ में 8 खुद भी काट सकता है उसको। हम 10 की बात कर लेते हैं। 10 को कौन कौन काट सकता है? 1 काट सकता है, 10 को जी 2 काट सकता है, 10 को जी 5 काट सकता है। ये सारे नंबर 10 को डिवाइड कर सकते हैं। 10 खुद को डिवाइड कर सकता है। तो ये जिनके पास फैक्टर करने वाले नंबर से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा नंबर, याद रखना ये 2 से ज्यादा नंबर, ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। और जिसके पास फैक्टरों की संख्या 2 हो उन्हें हम अभाज्य कहेंगे। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, जिन संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड हो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। देखिएगा जरा, हमने 7 लिया, हमने 5 लिया, हमने 3 लिया, हमने 13 ले लिया। अब जरा समझिएगा, 7 को कौन कौन डिवाइड कर पाएगा? 1 डिवाइड कर पाएगा 7, 2 ही फैक्टर है इसके पास। इसको 1 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, मतलब तो वही हुआ। यहाँ पर इसके पास भी कितना है? 1 है और 3, ये दोनों से डिवाइड होगा। ये 13 किससे डिवाइड होगा? खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो इन संख्याओं पर 2-2 फैक्टर हैं, इन संख्याओं के पास 2 से ज्यादा हैं। तो जिन संख्याओं के पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं उसके पास, तो हम कहेंगे कि उन संख्याओं को हम उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या, और जिनके पास 2 ही फैक्टर हैं उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब कुछ संख्याओं के जोड़े होते हैं जिनके पास HCF यानी जिनका HCF 1 होता है, जिसका कॉमन गुणनखंड 1 होता है। अब समझिएगा जरा, यहाँ पे एक शब्द है सह अभाज्य का, जो कि कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। सहअभाज्य, जिसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं। ये क्या होता है? को प्राइम नंबर। सहअभाज्य
संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। जैसे कि हमने दो नंबर ले लिए, एक लिया हमने 8 और एक लिया हमने 10। इन दोनों के अगर फैक्टरों की बात करें तो इनका फैक्टर होगा 1, 2, 4, 8। इसका होगा 1, 2, 5, 10। इन दोनों के काटने वाले नंबर्स हमने लिख दिए। तो जरा चेक करें तो इनमें 2 है हमारे पास जो दोनों को काट सकता है, तो ये संख्याएं सहभाज्य नहीं होंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे 8 की जगह पे अगर हमने 9 यूज किया होता, 9 लेता, तो 9 में फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो ये 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। अब इनका कॉमन गुणनखंड कौन दिख रहा है? 1 दिख रहा है। कॉमन गुणनखंड का मतलब इनका जो HCF है उसकी बात हो रही है। तो जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, 1 से ज्यादा HCF ना हो, उन संख्याओं को हम लोग सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अगर आपसे सहभाज्य की डिफिनीशन पूछी जाए तो आप क्या डिफिनीशन दोगे? जिन संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उन्हें बोलेंगे। या दूसरी परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। ठीक, 1 के अलावा कोई अदर गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। बात समझिएगा फिर से। भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जिनके पास गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा है, और जिनके पास गुणनखंड केवल 2 है वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य कहलाएंगी। और 2 ऐसी संख्याएं, 2 से ज्यादा संख्याएं जो हमारे पास ऐसे नंबर में है कि इनका HCF 1 है, तो जिनका HCF 1 है इन संख्याओं को बोलते हैं सहभाज्य संख्या। जैसे कि 9 और 10 हमने लिख लिया, 8 और 11, ये सब संख्याएं कैसे हैं? आपस में सहअभाज्य हैं। एक बात आती है कि भाई सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या और सहभाज्य संख्याओं में से कुछ तो आप यहाँ पे स्पेशल चीज नोट करो। देखो क्या क्या। हम पहली बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप नाम लोगे किसका? 2 का। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो जनाब 1 क्या है? तो हम लिखेंगे 1 न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों दिया गया है? 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, इसके पीछे का रीजन क्या है? न तो उसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है और ना ही उसके पास 2 गुणनखंड है। न 2 से ज्यादा है ना ही 2 है, तो ना भाज्य की कैटेगरी में आएगा और ना ही अभाज्य कैटेगरी में आएगा। तो याद रखिएगा दोनों पॉइंट स्टार बना करके, 1 न तो भाज्य संख्या न ही अभाज्य है, और जबकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संख्याओं का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। हमने सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्याओं के 3 भाग, 2 भाग, एक दशमलव के और एक पूर्णांक। दशमलव में हमने 3 भाग देखे थे, शांत, अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती। हम रिकैप कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, हमने यहां से देखा था कि सम्मिश्र संख्या जिन्हें कि a+ib के रूप में लिखा जाए वो सम्मिश्र संख्या हैं, जो कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का सम है। वास्तविक संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सके वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या उन्हें बोलते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमने इसकी पढ़ाई की नहीं थी, रूट में जो नंबर आए माइनस में हो समझ जाएंगे वो संख्या है काल्पनिक के, एक आध जगह पे यूज होगा। अगला बार देखते हैं हम लोग कि सेकंड वाला हमने क्या देखा। सेकंड हमने देखा था कि वास्तविक संख्याओं के कितने भाग? 2 भाग, एक दशमलव, एक पूर्णांक। दशमलव में शांत, अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती था। ये दशमलव के बाद नंबर 0 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे कोई अंक रिपीट हो रहा था, और यहाँ पे नंबर रिपीट तो हो रहा है लेकिन कौन सा हो रहा है ये नहीं पता है, बहुत इधर उधर नंबर आते जा रहे हैं। पूर्णांक में हमने देखा ऋणात्मक 0 जिसमें प्लस माइनस कोई मतलब नहीं है, और धनात्मक पूर्णांक, ये सभी के सभी पूरे पूरे अंक हैं। इन सभी क्लासिफिकेशन में से केवल अशांत अनावर्ती है जिसको हम लोग बटे के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं।
और इन सबको हम बटे में लिख सकते हैं, इन तीनों को भी और इन दोनों को भी, इसलिए इनको हम लोग परिमेय कहते हैं। परिमेय संख्या किन्हें कहा जाता है? परिमेय का मतलब होता है उनको आप बटे के रूप में दिखा सको, p बटे q के रूप में लिख सको। और यहाँ पर याद रखिएगा q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या होगा अगर 0 के बराबर हो गया? तो अगर q 0 हो गया तो 0 से हम किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट टाइम जाएगा, वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगी, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या किन्हें बोलते हैं? जिन्हें हम बट्टे के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे क्या? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या इन पूरे में से केवल एक ठो है, वो कौन सी है? तो वो है अशांत अनावर्ती टाइप की संख्या, रूट के वो नंबर जिनका पूरा रूट नहीं निकलता, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, इन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये अशांत अनावर्ती टाइप की हैं, तो इन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय कह सकते हैं। अगला हमने देखा क्या कि सम संख्या किसे बोलते हैं, विषम संख्या किसे बोलते हैं? जो दो से पूरी तरीके से कट जाए वो सम संख्याएं हैं, जो दो से पूरी ना कटे वो विषम संख्याएं हैं। सम सम को जोड़ने पर सम मिलेगा, सम विषम को जोड़ने पर विषम मिलेगा, और दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम मिलेगा। इस हिसाब से हमने जीरो का फैक्ट चेक किया, तो जीरो कैसी संख्या निकल के आई? एक सम संख्या निकल करके आई। आगे देखेंगे हम कि हमने देखा कि संख्याओं में से भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या उन्हें बोला गया जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स थे, जिनके पास 2 फैक्टर थे उन्हें अभाज्य संख्या कहा गया। और जिनको संख्याओं को लेकर के उनका HCF चेक करें, अगर 1 मिला तो उन संख्याओं को हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। हमने देखा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जबकि 1 न तो भाज्य कैटेगरी में है और न ही अभाज्य कैटेगरी में। कक्षा 10 और 9 के बच्चे, इवन की सभी बच्चे जो कि मैथ पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये जो नंबर का क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां से कि इनकी जरूरत पड़ती है, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। आप थोड़ा अगर न समझ में आए तो रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू।